सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुषमा कुमारी पांडे आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपके बसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ 16 पानी की कहानी को लेकर उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, हम पानी पीते हैं जिससे हमारा जीवन है, इसीलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। तो उस पानी की भी कहानी है, तो आइए आज हम उसके बारे में जानते हैं पाठ के माध्यम से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाठ पढ़ने से पूर्व हम लेखक परिचय द्वारा रामचंद्र तिवारी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेखक का जन्म 1924 ईस्वी में बनारस जिले के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा हाई स्कूल हरिश्चंद्र हाई स्कूल बनारस से, इंटर की शिक्षा लखनऊ के कान्यकुब्ज कॉलेज से, बीए और एमए एवं पीएचडी लखनऊ विश्वविद्यालय से। अध्यापन 1952 ईस्वी में गोरखपुर में महाराणा प्रताप कॉलेज में नियुक्त हुए। आचार्य रामचंद्र तिवारी जी का कार्यकाल 1952 से 57 तक ये एमपी कॉलेज में अध्यापक रहे। 1956 में केसरी नारायण शुक्ल के निर्देशन में शिव नारायणी संप्रदाय व उनका साहित्य में पीएचडी, 1958 से 70 गोरखपुर विश्वविद्यालय में लेक्चरर, 1970 से 77 तक हिंदी विभाग में उपाचार्य, 1977 में प्रोफेसर बने। 1981 से 1984 तक हिंदी विभाग के अध्यक्ष व आचार्य रहे और 4 जनवरी 2009 को गोरखपुर में इनकी मृत्यु हो गई। विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित कुछ नवीन शब्द इस प्रकार हैं: रोए, टटोलती, बंधुओं, खनिजों, प्रयत्न, दुर्भाग्यवश, उत्सुकता, कोठरी, सासत, सिकुड़ी, कुद। पाठ से संबंधित शब्दार्थ इस प्रकार हैं: आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी हैरानी का अंत न होना। कलाई, जिसका अर्थ होता है हाथ का अगला हिस्सा। दृष्टि का मतलब नजर। स्वर, आवाज। कण मतलब बहुत छोटा अंश। सुरीली मतलब मधुर ध्वनि। मुख मतलब मुंह। मालूम मतलब जानना। फवारा का अर्थ होता है पानी की ऊंची धारा। भूमि का अर्थ धरती। टटोलती का अर्थ ढूंढती। एकाएक का अर्थ होता है अचानक। पाठ प्रवेश। लेखक रामचंद्र तिवारी इस लेख में ओस की बूंद को जरिया बनाया है कि किस तरह से पानी का रूप होता है, उसकी किस तरह से रचना होती है, उनमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, यही सब पाठ में बताया गया है। पानी के जीवन का एक चक्र होता है। समुद्र का पानी सूर्य के किरणों से गर्म होकर भाप बनता है और भाप बादल बन जाता है। यही सब क्रिया के बारे में आप विज्ञान के अध्यायों में पढ़ते हैं कि पानी के जीवन का एक चक्र होता है।
किस तरह से समुद्र का पानी भाप बनकर सूर्य की गर्मी के कारण गर्म होकर भाप बन जाता है और वाष्प बादल बन जाता है। ऊपर आसमान में जाकर काफी ऊंचाई पर पहुंच जाने पर वह बादल का रूप ले लेता है और जब बादल बरसते हैं तो कुछ पानी धरती में रिस जाने के कारण उसमें चला जाता है और कुछ नदी नालों में बह जाता है। नदियों का पानी फिर समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार पानी का यह चक्र चलता रहता है। किस तरह से पानी सूर्य की गर्मी के कारण वाष्प बन गया, फिर बादल बन गया और बादल के अंदर जब ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो फिर वह वर्षा बनकर धरती पर बरस पड़ता है और पानी कहाँ कहाँ गुजरता है। कभी वह नदियों में मिल जाता है, फिर समुद्र में मिल जाता है। इस तरह से यह पानी का चक्र चलता रहता है। प्रस्तुत पाठ में पानी का मानवीकरण करते हुए उसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसमें पानी के निर्माण तथा उसके अस्तित्व बचाए रखने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा ओस की एक बूंद अनेक अवस्थाओं से गुजरकर वायु, बादल, समुद्र, ज्वालामुखी, फिर नदी और नल के पानी से होते हुए पेड़ की पत्ती तक की यात्रा करने का वर्णन यानी बूंद की कहानी, उसी की जुबानी प्रस्तुत किया गया है। लेखक अपने पथ पर बढ़ता जा रहा था कि बेर की झाड़ी से हाथ पर ओस की बूंद आ गिरी। बूंद उसकी कलाई से सरक कर हथेली पर आ गई। लेखक ने महसूस किया कि कहीं से सुनो सुनो की आवाज आ रही है। ध्यान से सुना तो पाया कि यह आवाज उसी ओस कण बूंद से आ रही है। अब लेखक उस सुनो सुनो की आवाज को अनसुनी न कर सका। उसके कहो कहते ही बूंद ने खुशी से कहा, मैं ओस हूँ, जिसे लोग जल और पानी भी कहते हैं, तथा मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। लेखक ने जिज्ञासावश पूछा, क्या पेड़ में फवारा है? लेखक के अविश्वास से दुखी बूंद ने लेखक को अपनी कहानी बतानी शुरू की। बूंद ने कहा, जब वह जमीन में उधर उधर घूम रही थी, तभी पेड़ की असंख्य जड़ों ने उसने अपनी ओर खींच लिया। वह अपने अंदर खनिज पदार्थों को लिए घूम रही थी कि एक रोए यानी जड़ ने उसे अपने अंदर खींच लिया। 3 दिन तक यह सांसत भोगने के बाद वह पत्तों से होकर निकल भागी। रात भर पत्तों पर पड़ी रहने के बाद लेखक को देखते ही उसके हाथ पर आ गिरी। बूंद की कहानी सुनकर लेखक को दुख हुआ। सूरज निकलने में कुछ समय बाकी था। उनकी शक्ति पाते ही बूंद उड़ जाएगी। अतः सूरज निकलने तक का समय बिताने के लिए बूंद विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण जीवन की कहानी सुनाने लगी। बोली, बहुत समय पहले उसके पुरख हड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ओसजन यानी ऑक्सीजन नामक 2 गैसों के रूप में सूर्य मंडल में विद्यमान थे। एक दिन की बात है कि एक प्रचंड प्रकाश पिंड सूर्य की ओर बढ़ता आ रहा था। सूर्य से लाखों गुना बड़े इस प्रकाश पिंड की शक्ति इतनी अधिक थी कि सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। यह टूटा भाग इतनी आकर्षण शक्ति न सहन कर पाने के कारण कई और खंडों में टूट गया। उन्हीं में से एक हमारी पृथ्वी है। उसका बूंद का ग्रह ठंडा होता गया और अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ओसजन की रासायनिक प्रक्रिया के उपरांत उसका जन्म हुआ। अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवाकर उन्होंने बूंद को पैदा किया। कुछ समय तक वह पृथ्वी के आसपास वाष्प रूप में मंडराती रही। फिर क्या हुआ पता नहीं, पर जब उसे होश आया तो स्वयं को ठोस बर्फ के रूप में पाया। अब वह अपने भाप रूप के 17वें भाग में बची थी। लाखों वर्ष यूं ही आनंद में बीत गए। यह समय दाल में नमक के बराबर ही था।
ऐसे दीर्घजीवी से बात करके लेखक स्वयं को धन्य मान रहा था। बूंद ने बताया कि एक दिन अचानक उसके जैसे ही बर्फ बने भाई बहनों के भार के कारण नीचे वाले भाई दब गए और पानी बन गए। अब तक वह जान चुकी थी कि समुद्र में भी नाना प्रकार के जीव जंतुओं का साम्राज्य है। बूंद ने एक दिन समुद्र की गहराई में जाने का निश्चय किया। मार्ग में उसने नाना प्रकार के विचित्र जीव जंतु देखे, जिनमें धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां, भारी भारी कछुए, मनुष्य से अधिक लंबी मछलियां तथा लालटेन के प्रकाश वाली मछली देखी। उसे यह देखने में कई साल लग गए। इस समय वह पानी की 3 मील मोटी परत के नीचे थी। बूंद जमीन में घुसकर अपनी जान बचाने का प्रयास करने लगी। समुद्र के जलकण भी तो अपनी जान बचाने का यही तरीका अपनाते हैं। वह अपने साथियों के साथ ऐसी जगह पर पहुंची जहां कुछ भी ठोस न था। बड़ी बड़ी लाल लाल पीली पीली चट्टानें बहने के लिए उतावली थी। उतावली तथा खुशी में डूबी बूंद अचानक ऐसी जगह पहुंची जहां तापमान बहुत ऊंचा था। अचानक एक बड़ा सा धमाका हुआ और वह अपने साथियों समेत बाहर फेंक दी गई। वह आकाश में उड़ चली। उसने पीछे मुड़कर देखा कि पृथ्वी फट गई है। उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। वह इस शानदार दृश्य को देखने के लिए बार बार इच्छुक थी। मनुष्य इसे ज्वालामुखी कहते हैं। आसमान में उसे भाप का बड़ा दल मिला तथा उसकी सहेली आंधी भी मिली। आंधी उसे पीठ पर लादे इधर उधर घुमाती थी। आसमान में स्वच्छंद किलोले करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह अब अपने साथियों के साथ एक चट्टान पर गिरी, जिससे चट्टान टूटकर खंड खंड हो गई। उसकी इच्छा अब समतल भूमि पर जाने की थी, इसलिए वह एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिन बड़े मजे के थे। बहते बहते एक दिन वह नगर के पास पहुंची। नदी के तट पर एक चिमनी देखकर उसकी उत्सुकता बढ़ी। वह उधर बढ़ी कि एक मोटे पाइप में खींच ली गई और किस्मत से एक दिन नल के टूटे भाग से वह भाग निकली और पृथ्वी में समा गई तथा घूम फिर कर इस बेर के पेड़ के पास आ पहुंची थी। अब तक सूर्य निकल चुका था। सूर्य की शक्ति पाकर ओस की बूंद धीरे धीरे छटी और गायब हो गई। विद्यार्थियों, अब आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? तो उत्तर है, सुबह काम पर जाते समय बेर के पेड़ पर से लेखक की हथेली पर एक बूंद गिरी, वही ओस की बूंद थी। प्रश्न 2 है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? उत्तर है, ओस की बूंद के अनुसार पेड़ की जड़ों के रोए बहुत निर्दयी होते हैं। वे बलपूर्वक जल कणों को पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और ज्यादातर पानी के जो कण हैं वो अपने अस्तित्व को खो देते हैं और उनका सब कुछ छिन जाता है। पेड़ के द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि वो अपना रूप खो देते हैं। यह सब बताते हुए ओस की बूंद का शरीर क्रोध और घृणा से कांप रहा था। प्रश्न 3 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा है? ओस की बूंद लेखक को बताती है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वह पैदा हुई है। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और उसे उत्पन्न किया है। इसी कारण वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज या पुरखा कहती है। अगला प्रश्न 4 है कि पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, पानी की कहानी के आधार पर पानी का जन्म अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी का जन्म हुआ और तब से लेकर पानी की जीवन यात्रा बहुत ही विचित्र रही है। जन्म के बाद पानी ने
ठोस रूप बर्फ का रूप लिया और गर्म धारा के द्वारा तरल रूप ले लिया। वहां से समुद्र के तल तक यात्रा करके जमीन के द्वारा ज्वालामुखी तक पहुंच गया और वहां पर गर्मी के कारण वाष्प रूप ले लिया। आकाश में आंधी के साथ मिल गया। अधिक वाष्प कण हो जाने पर बारिश के रूप में वापस पृथ्वी पर आ गए। वहां से नदियों के सहारे दोबारा जमीन द्वारा सोख लिया गया और पेड़ों द्वारा वाष्पीकरण से दोबारा भाप की स्थिति में आकर वायुमंडल में घूमने लगा। तो बच्चों, अगला प्रश्न 5 है। कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? उत्तर है, ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि वह सूर्य की उष्मा से भाप बनकर उड़ सके। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी गण प्रस्तुत पाठ को पुनः ध्यान से पढ़कर समझेंगे। धन्यवाद।